हमने अभी तक क्या पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और इसके 6 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो हमने दिया था जनरल इंट्रोडक्शन पे, लेक्चर नंबर सेकंड हमने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, लेक्चर नंबर थर्ड दिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर फोर्थ हमने दिया था मैटर वेव्स पे, लेक्चर नंबर फिफ्थ हमने दिया था इंटेंसिटी कैलकुलेशन पे, एंड लेक्चर नंबर सिक्स्थ हमने दिया था रेडिएशन प्रेशर पे। और उसी को लेके हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को खत्म किया और नई चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के नाम से अगर आप इनको जानोगे तो मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, और जितना आपने पढ़ा वहां तक इसको मॉडर्न फिजिक्स नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो आती है फिजिक्स उसको मॉडर्न सेकंड नाम दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सो हमने बेटा अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी आई थी रिगार्डिंग एटम के बारे में कि एटम कैसा है, क्या चीज है, मतलब जानकारी दी गई थी। पहले जो ये एटम है इसका स्ट्रक्चर या इस चीज के रिलेटेड यानी कि एटम के रिलेटेड पहले जानकारी देने वाला था एक साइंटिस्ट जिसने अपने पेपर्स पब्लिश किए थे। इससे पहले भी बहुत सारों ने चर्चा की थी इस एटम पे, लेकिन उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं की थी और उनका कोई सेटअप नहीं बना था। तो पहले साइंटिस्ट जो है जिसने एटम के बारे में बात की वो है डाल्टन। और इसने क्या बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसने बोला कि ये जो एटम है, इसने बोला ये जो एटम है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मैटर या बेसिक यूनिट इसको बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। क्या बोला इसने कि ये जो मैटर है ये बना हुआ है, एटम्स का बना है, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या जिसको बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट आप बोलोगे उसका नाम दिया था उसने एटम। बोला कि जो मैटर है ये बना होता है इन्हीं एटम्स का, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ही है जिसका नाम क्या दिया था इसने, एटम का नाम दिया था। और सेकंड बोला क्या था कि बोला ये जो एटम है, ये जो एटम है, एटम इट इज इनडिविजिबल। क्या बोला? इट इज इनडिविजिबल। बोला आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये वो लास्ट सेगमेंट है मैटर का कि इसी से मैटर बनता है, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये किसने बोला था? डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में बोला था क्या कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम, यानी कि बेसिक यूनिट जो है वो एटम है। और उसने क्या बोला, ये जो एटम है इट्स इनडिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर। तो ये चीज हो गया। और उसने और एक एक्सप्लेनेशन दे दी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिया था, एक बड़ा फैक्टर दिया था, वो ये है। उसने क्या बोला था कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है, अगर ये हाइड्रोजन है और अगर ये ऑक्सीजन है, क्या बोला? अगर ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, जिन एटमों से ये बना होगा, जिन एटम से हाइड्रोजन बना होगा और जिन एटम से ऑक्सीजन बना होगा, ये दोनों डिफरेंट होंगे। मतलब जिस मटेरियल से ये बना होगा, जिस एटम से ये बना होगा और हाइड्रोजन बना होगा, उस एटम से ऑक्सीजन नहीं बना होगा, और जो ये अब जिन एटम से ये ऑक्सीजन बना होगा वो आपस में सेम होंगे। क्या मतलब हुआ कि अगर ये बहुत सारे एटम्स का बना हुआ था, कौन? ऑक्सीजन, ये एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ सेम थे, यानी कि जो जो कैरेक्टर इस वाले एटम का था वही इसका भी था, जो इसका था वही इसका भी था, यानी कि इनको आपस में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो सब एटम्स की सेम थी, यानी कि सेम मटेरियल से बने थे ये। और ये हाइड्रोजन की अलग से बात करेंगे, जिस मटेरियल से ये बना था, जिस मटेरियल से ये वाला बना था, ये बना था, ये बना था, ये सारा का सारा क्या था? सेम था। लेकिन क्या चीज उसने बोला कि ये और ये एटम जो है ये आपस में सेम नहीं है, इसको अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग अपना एक बनाता है, ये अलग प्रॉपर्टी वाले हैं। उसने क्या बोला कि आप इसको अलग, आप इन दो को कंपेयर नहीं कर सकते हो, यानी कि ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, लेकिन जो आपस में ये बने हैं वो सारे क्या है? सेम है। ये किसने बोला था? डाल्टन ने। इसने क्या क्या बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में? इसने बोला कि एटम जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। सेकंड बोला कि ये फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला? बोला कि ये जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात करेंगे, जिन एटम से ये ऑक्सीजन बना होगा या जिन एटम से हाइड्रोजन बना होगा, ये आपस में सेम नहीं होंगे, बट जिन एटम से ऑक्सीजन बना होगा वो सारे आपस में सेम होंगे, और जिन एटम से हाइड्रोजन बना होगा वो सारे आपस में सेम होंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे ये वाला बना था और जिससे ये वाला बना था ये दोनों सेम थे। ये किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था। ठीक है, तो इसकी थ्योरी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद हमें क्या पता चला कि ये जो एटम है इट्स नो लॉन्गर इंडिविजिबल, आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इसमें और बहुत सारे पार्टिकल्स
मौजूद है। तो वो किसने किया डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, वो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा। हम खाली यहाँ पे मॉडल्स की बात करेंगे, क्योंकि हम अपने एक बड़े मॉडल पे पहुंच जाए जिसका नाम दिया जाता है रदरफोर्ड्स मॉडल, और उसके बाद बोहर्स मॉडल जो हमारे सिलेबस में है, हम इसीलिए थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे थे। सेकंड जो आया था वो आया था जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन मॉडल, जे जे थॉमसन ने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, जब अंदर से पता चला कि जो एटम है इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, यानी कि ये जो एटम है ये सबसे बेसिक यूनिट नहीं है, आप इसको फर्दर डिवाइड करके अंदर वाले पार्टिकल्स भी जान सकते हो। तो जे जे थॉमसन ने क्या बोला, बोला इसने जब मॉडल दिया, इसको आप नाम देते थे प्लम पडिंग मॉडल का भी, क्या, प्लम पडिंग मॉडल, और वाटरमेलन भी, इसको वाटरमेलन मॉडल भी नाम दिया जाता था इसको। तो इसने क्या बोला, ये जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन अगर यहाँ पे है, जो यहाँ से जो रेडिश वाला कलर होता था, रेडिश वाला कलर, इसने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्जड है, क्या बोला, ये पॉजिटिवली चार्जड है, और अंदर जो सीड्स थे, जो अंदर सीड्स थे, उनको इसने क्या नाम दिया था, ये नेगेटिवली चार्जड है, यानी कि ये कौन से है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बोला कि ये जो एटम है इट्स लाइक वाटरमेलन, और जो इसमें रेड वाला पोर्शन है उसको उसने पॉजिटिव नाम दिया था, यानी कि प्रोटॉन्स का नाम दिया था, और जो इसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं उसमें तो उनको बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी तरीके का इसने एक मॉडल सेटअप पेश किया हमारे सामने। क्या बोला कि ये जो पॉजिटिवली चार्जड है, और इसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसका, इस रेडिश पार्ट का, और नेगेटिव पार्ट इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये आपस में इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोला था जे जे थॉमसन ने, बोला कि इसने अपने मॉडल में बोला इट्स लाइक वाटरमेलन, कि एटम होता है वाटरमेलन जैसा, और इसमें जो रेडिश वाला पार्ट है, रेडिश वाले पार्ट में आपने क्या किया, आपने उसको एक आपने उनको प्रोटॉन्स माना, और जो अंदर सीड्स एम्बेडेड होते हैं उन सीड्स को आपने क्या माना, इलेक्ट्रॉन्स माना। तो ये इसने अपना मॉडल दे दिया था। ये भी बहुत देर तक टिका नहीं, क्योंकि बाद में आपके और एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी अलग अलग से न्यूक्लियस की, और इसने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो क्या चीज है, वो स्पेक्ट्रम पार्ट है। कि स्पेक्ट्रम की बात जब हो गई थी तब इसने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हम थोड़ा बहुत देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बाद हम रदरफोर्ड्स मॉडल पे जाएंगे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ये अलग से एक चैप्टर है, एक बुक है अलग से, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन हमें यहाँ पे ज्यादा उतना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक आइडेंटिटी होती है हर एक एटम की, हर एक गैस की आइडेंटिटी होती है। क्या है, इट्स आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, आइडेंटिटी ऑफ अ गैस। क्या है, गैस की आइडेंटिटी है, मतलब कौन सा गैस कौन सा वाला स्पेक्ट्रम दिखाता है। इसको जब देखा गया, इसको फर्दर डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में, एक का नाम दिया गया था इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरे का नाम दिया गया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो क्या चीज है कि जो स्पेक्ट्रम है ये एक आइडेंटिटी होती है एक गैस मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करेंगे कि आपने शॉपिंग मॉल्स में आप गए होंगे, वहां पे वो स्ट्रिप्स लगी होती है कपड़ों के ऊपर, वो जो ऐसी डॉट्स वाली लाइन होती है, फिर जब आप काउंटर पे जाते हो वहां पे उसको रेड लाइट डालता है, वो उसको स्कैन करके वहां पे सिस्टम पे दिखाता है कि इसका रेट क्या है। और वो जो लाइंस बनी होती है, यानी कि वो जो पैक्स होते हैं वहां पे, वो हर एक आइटम के लिए अलग अलग से होते हैं, क्योंकि हर एक आइटम की रेट अलग अलग होती है, इसीलिए उनकी पैक्स भी अलग अलग से वहां, या मार्क्स आप बोल सकते हो उनको, वो अलग अलग तरीके से वहां पे डिफाइन करे गए हैं। सेम केस यहाँ पे भी है, जो स्पेक्ट्रम है इसके भी अलग अलग हिस्से हैं, और एक गैस के लिए एक आता है, दूसरे गैस के लिए दूसरा आता है, और उसी को नाम दिया गया था स्पेक्ट्रम। और इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, यही हम देखेंगे, यही हम जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, देखो क्या हो गया था कि जब गैस मॉलिक्यूल, जब गैस को लिया गया था एक बाउल में या कंटेनर में लिया गया था बाउल गैस को, और ऊपर से हमने क्या किया था, हमने लाइट को वहां से फॉल कराया, किस पे फॉल कराया, उस गैस पे जो हमने उस बकेट में लिया था, एक कंटेनर में लिया था। अगर यहाँ पे मेरे पास वो कंटेनर है और इसमें मुझे गैस है, तो मैंने ऊपर से क्या किया, मैंने ऊपर से लाइट डाल दी, और लाइट मैंने कौन सी डाल दी, EMFW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने डाली ऊपर से, और इसमें हर एक की वेवलेंथ प्रेजेंट है। जो ही मैंने इसमें गैस में डाली, तो गैस में कुछ ना कुछ वहां हो गया, आधा पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और आधा पार्ट इमिट हो गया। क्योंकि हमने परसों ही देखा कि जब एक लाइट पड़ती है विद एनफ फ्रीक्वेंसी, तो वो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है वहां से। सेम यहाँ पे हुआ, क्योंकि फिर हमने क्या किया, जब हमारा कुछ पार्ट हमने देखा कि इमिट हो गया और कुछ पार्ट हमने देखा कि एब्जॉर्ब हो गया, और हमने जब उनको फोटो प्लेट पे देखा,
हमने जब इनको फोटो प्लेट पे वहां पे ड्रॉ कराया, जब हमने फोटो प्लेट पे इनको डाला, इनको एब्जॉर्ब्ड लाइट को भी और जो इमिशन हमारा हो गया, जिसका इस लाइट का जो इमिट हो गई थी आधी लाइट और जो आधी लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी, उनको हमने फोटो प्लेट पे डाला, तो हमें इमिशन वाले पोर्शन पे क्या देखने को मिले, हमें ब्राइट बैंड्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? ब्राइट बैंड्स, या आप बोल सकते हो ब्राइट लाइंस देखने को मिले, ऐसे बोल सकते हो। और एब्जॉर्प्शन में आपको क्या देखना पड़ा, हमने देखा कि डार्क बैंड्स हमें देखने को मिले। क्या देखने को मिले? डार्क बैंड्स हमने देखने को मिले। और ब्राइट बैंड्स हमें कब देखने को मिले? जब हमारी लाइट क्या हुई थी, एमिशन वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो ब्राइट बैंड्स देखने को मिले किसमें, एमिशन वाले पार्ट में, और एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिले, डार्क बैंड्स देखने को मिले। स्पेक्ट्रम समझ आया क्या है? ये आइडेंटिटी होती है हर एक अपनी गैस मॉलिक्यूल की, किस एटम का कौन सा स्पेक्ट्रम आता है, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। हमने क्या किया, हमने गैस मॉलिक्यूल को ऊपर से लाइट डाली और लाइट में हर एक तरह की फ्रीक्वेंसी, हर एक तरह की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है। और हमने क्या देखा कि आधी लाइट हमें देखने को मिली कि वो इमिट हो गई और आधी हमें देखने को मिली वो एब्जॉर्ब हो गई। और जब हमने इनको फिर फोटो प्लेट पे हमने इनको गिराया, तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें ब्राइट बैंड देखने को मिले और यहाँ से हमें क्या देखने को मिले, डार्क बैंड्स। ठीक है, इतना था, इतना क्या है, ये कौन सा है, स्पेक्ट्रम हमने देखा। तो उसके बाद आगे चलेंगे, हम देखेंगे अब और एक मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया गया था, वो किसने दिया था, जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे, जानेंगे क्या क्या चीजें हमें सामने आई थी। इसका नाम क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, और या आप उसको नाम देते हो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जाता है, या आप इसको नाम दिया जाते हो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ आई बात? कौन सा मॉडल हम पढ़ रहे थे? स्टार्ट में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात की, उसके बाद हमने थॉमसन की बात की। थॉमसन का क्यों वो फेल हो गई थी वहां पे, क्योंकि वो एक, उसने जब स्ट्रक्चर की बात की थी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का, और उसने स्पेक्ट्रम को वहां पे हमें एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद ही हमने मूव ऑन किया और एक मॉडल पे, जो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का ये लिया था, सोर्स लिया था, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे इसने गोल्ड फॉइल ली थी, और यहाँ पे इसने गोल्ड फॉइल ली थी, और हमें क्या देखने को मिला, गोल्ड फॉइल यहाँ पे ली थी और गोल्ड फॉइल यहाँ पे ली थी। और गोल्ड फॉइल ये तो इसने बहुत थिक ले ली, और इसका डायमीटर जो है 0.0004 सेंटीमीटर है, इसका क्या थिकनेस इसकी ये है। और यहाँ से इसने डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ से इसने डिटेक्टर को लगा दिया था, डिटेक्टर यहाँ से थे, और डिटेक्टर ने हमें क्या बताया कि किस एंगल से आपको क्या हो देखने को मिला, वो हमने डिटेक्टर दिखा। देखो क्या किया इसने, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब यहाँ आ गया, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि कुछ इस तरीके से अल्फा पार्टिकल जब हमने डाले, और कुछ इस तरीके से डेविएशंस हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराया, और गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है वो बहुत कम है। सवाल है ये कैसे इतनी थिकनेस अचीव की जाती है, थोड़ा बहुत गोल्ड लिया जाता है और उसको वो जो उसको रखा जाता है दो दो कंटैक्ट के बीच में, और जिनको आप मतलब जिनको आप लेदर बोलते हो, लेदर वाले दो उनमें रखा जाता है बीच में, और फिर उसके बाद हैमर करते हैं बहुत ज़्यादा, तब तक करते हैं जब तक कि प्लेन एक शीट हो जाता है, वही है गोल्ड फॉइल। और हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, हमने एक यहाँ पे सोर्स लिया था जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करे, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया था, जिसने अल्फा पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली इमिट किया था यहाँ से, और जो ही गोल्ड फॉइल पे पड़ा, और इसने यहाँ पे एक चमक दिखाई, और उस चमक को नाम दिया जाता है सेंटिलेशन। और हमें क्या देखने को मिली कि जब ये अल्फा पार्टिकल ने इस पे बम्बार्ड किया, तो इसने इस तरीके की डिविएशंस दिखाई, कुछ यहाँ से चले गए, कुछ यहाँ से चले गए, कुछ यहाँ से चले गए। और क्या देखने को मिला कि बहुत सारे, जब हमने बम्बार्ड करा है एक एटम में, तो हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने थोड़ा डिविएट किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने इस एंगल से डिविएट किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमें वापस देखने को मिले आ रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट हो रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हमने बम्बार्ड कराए, यहाँ पे कहाँ पे कराए, यहाँ से किस पे, गोल्ड फॉइल पे, बहुत सारे निकल गए थे सीधे, यानी कि इस तरीके से निकले, इस तरीके से निकले, और इस तरीके से वो सीधे चले गए। और हमने क्या देखा कि कुछ ने बहुत डिविएशन दिखाया। क्या डिविएशन दिखाया कि वो स्ट्रेट जाने के बजाय उन्होंने थोड़ा अपने पाथ को चेंज किया, यानी कि डायरेक्टली नहीं गए, उन्होंने थोड़ा अपने आप को चेंज किया। यहां से जब हमने स्कैटर किया था, यहां से इसने थोड़ा बहुत डिविएशन दिखाया, और आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स हमने एक ऐसा देखा कि जिसने अपनी पाथ चेंज की। जो ही हमने इसको
यहाँ से स्कैटर, यहाँ से बम्बार्ड किया था, ये वहाँ उसी वाले डायरेक्शन में वापस आने लगा। और क्या चीज़ है हमें यहाँ पे कंक्लूड करने पड़ा। समझ आया बात मैंने क्या बोला पहले? हमने एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे एक सोर्स लिया था, या हमने गोल्डन फॉइल पे डाला, और गोल्डन फॉइल पे हमने जो ही हमें डाला तो हमें बहुत सारे एंगल्स पे डिविएशंस देखने को मिली। ये डिटेक्टर लगा था, इसी ने हमें एंगल बताया कि किस एंगल पे कौन सा वाला अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड के बाद आया। तो हमने जब कंक्लूजन्स देखे, हमने बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स देखे जो स्ट्रेट चले गए, जिन्होंने कोई भी चेंज नहीं दिखाई। और हमने कुछ फ्यू 5 to 10% ऐसे देखे कि जिन्होंने अपनी पाथ में थोड़ी बहुत डिविएशन दिखाई, यानी कि वो यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से चले गए। सेम केस यहाँ से भी है। और हमने आउट ऑफ 10,000 एक ऐसा अल्फा पार्टिकल देखा जिसने अपनी पाथ को चेंज किया बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी कि हमने जो ही इसको यहाँ से फेंका, ये वापस आ गया उसी एंगल, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? बोला कि जो एटम है, ये जो एटम के बारे में उसने, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज के लिए? क्योंकि वो एटम का स्ट्रक्चर हमें बता पाए, ठीक है। तो इसने क्या बोला ये जो एटम है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्या बोला? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। और इससे इसने क्या देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल को ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ही यहां से वापस आया तो इसने क्या बोला कि वहां एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेटेड होते हैं, एक ही प्लेस पे होते हैं। जैसे कि थॉमसन ने बोला था कि ये स्कैटर हुए होते हैं, जैसे उसने बोला ना कि रेड पार्टिकल्स है, बोला कि स्कैटर हुए होते हैं अलोंग द एटम। लेकिन रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस एटम का, वो कंसंट्रेटेड होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और वो किस पॉइंट पे हमने देखा कि जहां पे हमें बराबर एक अल्फा पार्टिकल 180 की डिविएशन पे देखने को मिला, और वो ये वाला पार्ट है। ये जो ही हमने यहां से फेंका था, ये बराबर उसी डायरेक्शन से वापस आया। और उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसमें, न्यूक्लियस में, इसका चार्ज भी पॉजिटिव था, और जो ही वहां जाने की कोशिश में था, और पॉजिटिव आपस में रिपल्शन दिखाते हैं, इसीलिए वापस आ गया। तो इसने सेकंड पॉइंट क्या बोला कि एट द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at only one place कॉल्ड सेंटर पे। बोला था कि ये जो कंसंट्रेट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये एक सेंटर पे होते हैं, ये सारे वहीं पे होते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तभी जाके हमें अल्फा पार्टिकल को वापस देखने को मिला। और उसके बाद इसने क्या बोला कि अगर एटम जो है ये खाली है और कुछ पार्ट यानी कि बीच में इसको पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि इसने क्या बोला कि अगर ये एटम का न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियस तब तक नाम नहीं था, इसने बोला सेंटर में सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इसने बोला इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं किसके, अराउंड द न्यूक्लियस। और इसने इसमें क्या एक्सप्लेन किया कि अगर ये यहां से जाता है तो ये जो बैलेंस करता है, इसके साथ यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां तो नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज के बीच में जब इंटरेक्शन हो जाएगी तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो पढ़ा था ना आपने कूलम्स लॉ में। तो उस या तो आपने इसको इस तरीके से भी देखा, F = K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन चलता है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलोंग द सर्कल चलता है, अलोंग द स्फीयर चलता है, अलोंग द ऑर्बिट चलता है, इसको कौन बैलेंस करता है? यानी कि अगर ये यहाँ से जाता है तो यहाँ से क्यों नहीं चला जाता है, या अलोंग द सर्कल क्यों आता है, इसको कौन सा चीज वहां पे बैलेंस करता है? तो इसने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसने इक्वेशन दे दी ऐसे, K(Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये है इसने इक्वेशन दी थी, फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो ही अराउंड द न्यूक्लियस वहां से ये रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, उसको कौन बैलेंस करता है, वो कौन सा फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसके बाद क्या चीज है, वहां से मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी थी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और उसने वेव थ्योरी में क्या बोला कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। अगर ये बात है कि ये अलोंग द यहां से चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी कि ये जब यहां से जाएगा फिर ये अपनी एनर्जी को वहां पे रेडिएट करेगा, यानी कि एनर्जी कम होता जाएगा,
फाइनली एक स्पाइरल पाथ बनाना चाहिए और फाइनली किस में जाना चाहिए, इस तरीके से, और फाइनली ये जाना चाहिए था किसमें, न्यूक्लियस में जाना चाहिए था। तो ये किसने बोला था, ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी। बोला जब भी कोई चार्जड पार्टिकल चलता है तो वो कंटिन्यूसली इमिट करता है रेडिएशंस, यानी कि एनर्जी लॉस करता है। तो अगर पहले इसने ये वाला चक्कर काटा तो अब ये एनर्जी लॉस कर चुका है, अब वो कम कम एनर्जी काटेगा, फाइनली जितनी एनर्जी लॉस करेगा फाइनली उतना अंदर अंदर आएगा, फाइनली ये कोलैप्स होना चाहिए था न्यूक्लियस में। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो वो रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था और जिस वजह से इस मॉडल को फेल किया गया था। शायद 1911 की बात है, इसने एक्सपेरिमेंट करा था, 1913 तक चला गया था और 1913 में और एक मॉडल आया था जो अभी तक हमारे पास है, जिसको अभी भी हम मानते हैं कि यही मॉडल है किसका, इस मॉडर्न फिजिक्स का या एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल है वही बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हमने अब क्या करी बात, हमने जब इतना पढ़ा, हमने यहाँ पे देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिवॉल्व होते हैं, मैक्सवेल ने बोला था कि इमिट करना चाहिए था रेडिएशंस और फाइनली फॉल होना चाहिए था किसमें, न्यूक्लियस में होना चाहिए था बेटा। अब क्या चीज है कि हमने जब वो चीजें नहीं देखी, हमने क्या देखा कि ये डायरेक्टली कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, तो इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और जिसकी वजह से इसको क्या किया गया था, इसको रिजेक्ट किया गया था इस मॉडल को। अब हमें इसमें और एक चीज देखने को मिली कि वो क्या है, वो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिखाऊंगा फिर से क्या करना है, लेकिन वहां पे बहुत केसेस अराइज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो क्या चीज है यहाँ, और आपने यहाँ से पार्टिकल को फेंका, ये वापस आया और एक तो यहाँ से चला गया, एक तो यहाँ से चला गया, समझ आई बात। अब क्या चीज है, अल्फा पार्टिकल के पे चार्ज होता है टू टाइम्स ई होता है ना, टू टाइम्स ई चार्ज होता है। और हमने क्या देखा, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, इट्स ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इट्स ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर जो होगा वही होता है इसका चार्ज, एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना चार्ज किसमें प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस में। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, इसमें एक ही वहां पे प्रोटॉन है तो 1e बनेगा। हम बात करेंगे हीलियम की, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो चार्जेस होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। लिथियम की बात करेंगे तो 3 चार्ज होगा, क्योंकि हम कितने वहां पे कितनों की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसको ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या था उस टाइम पे जब हमने यहां से देखा कि क्या हुआ था, जब हमने अल्फा पार्टिकल को यहां से अप्रोच करते हुए देखा था और यहाँ से इसको वापस जाना पड़ा, तो इसका जो हमें चार्ज था मुझे बराबर 2 टाइम्स ई के बराबर इस अल्फा पार्टिकल का। और जो ही ये यहाँ की ओर आने लगा, कहाँ की ओर आने लगा, न्यूक्लियस की ओर आने लगा, तो इसने क्या की, इसकी लॉस होती गई काइनेटिक एनर्जी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है तो वो किस में कन्वर्ट होती गई, वो कन्वर्ट होती गई पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि ये जब यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था और जो ही ये न्यूक्लियस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो ही इसको टच करने वाला था, वहां से न्यूक्लियस ने अपना फोर्स दिखाया, पॉजिटिव चार्ज था उसके पास, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जा नहीं पाया बराबर, न्यूक्लियस के साथ टक्कर नहीं कर पाया, बट जितना पॉसिबल था इस अल्फा पार्टिकल के लिए उतनी नजदीकी तक ये गया। हम इस तरीके से भी इसको बोलते कि बस थोड़ा सा भाई रह गया था, नहीं तो उससे मिल ही लिया होता है। मतलब किसी सेलिब्रिटी से, किसी से भी जब हमें मिलना होता है, हैंडशेक करनी होती है, फिर हम क्या बोलते हैं, भाई बस थोड़ा सा रह गया था, नहीं तो पहुंच गए थे। वो जो थोड़ा सा है ना, वही बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्या चीज है कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल अगर मानो यहाँ तक पहुंच गया था, यहाँ से जाके यहाँ से इसको क्या, इसके पास क्या एसोसिएटेड थी, काइनेटिक एनर्जी, और जो ही यहाँ की ओर जाने लगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और वो कन्वर्ट होती गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस किसने किया, पोटेंशियल एनर्जी ने। और पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वो होता है बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर। आ रही है बात समझ। और यहाँ पे हमें Q1 किसके बराबर है, वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e के बराबर है, और Q2 किसके बराबर है, वो z टाइम्स e के बराबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर टाइम्स इसके बराबर है। तो जो ही मैंने इसको पुट किया, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी है मुझे बराबर k टाइम्स Q1 Q1 के बदले में हम लिखूंगा 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई ये जो r है इसको मैं R0 से लिखूंगा, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जिसको नाम दिया जाता है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो ही मैंने इसको वहां पुट किया, अब मैं R0 को ही ऊपर लेके आऊंगा, ये बनेगा k टाइम्स 2e ZE अपॉन काइनेटिक एनर्जी, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e ZE divided by kinetic energy. Kinetic energy is nothing, it's half mv square. समझ आई बात। तो दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच, यही